हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। हमने मोनेरा जगत के बारे में पढ़ लिया। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम प्रोटिस्टा क्यों पड़ा है, ऐसा नाम क्यों पड़ा है? तो प्रोटिस्टा है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट, यानी हम बोल देंगे सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो जो ये क्या होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं इनमें सबसे पहले इनको काउंटिंग की जाती है। इनके अलावा जितने भी जंतु होते हैं तो हम कह देंगे कि जंतु के ये प्राचीन संबंधी थे, प्राचीन रिश्तेदार थे, ठीक है। तो ऐसा हम इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जितने भी जो होते हैं ना यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, उनको प्रोटिस्टा जगत में ही रखा जाता है। यानी हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करते हैं, ये एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय इकट्ठे होकर ये कोई तंतु जैसी संरचना बना सकते हैं, यानी तंतुमय हो सकते हैं, यानी हम उसको बोल सकते हैं फिलामेंटस। ये फिलामेंटस हो सकते हैं, या कहीं कहीं पर ये क्या करते हैं, इस तरह कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे एक कोशिकीय जीव है तो हम इसको क्या बोल देंगे? कॉलोनीय हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं। तो दोनों टाइप के हमें ये मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया इनकी कोशिका के बारे, इनके संरचना के बारे में। अब हम इनकी कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है कोशिका में? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के अंदर सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर कोशिका भित्ति है ना, इसमें काफ़ी वेराइटी देखने को मिलती है, ठीक है। किसी के अंदर तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी और किसी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, यानी इसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित भी होती है किसी में और किसी के अंदर अनुपस्थित भी होती है। और अगर उपस्थित है तो किसी के अंदर तो बनी होती है इनमें सेल्यूलोज की बनी होती है, और किसी के अंदर इसके जो होता है ना सिलिका, ठीक है, सिलिका भी प्रेजेंट होती है, सॉरी सिलिका, ठीक है। और किसी के अंदर काइटिन की बनी भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे इनमें कोशिका भित्ति। किसी में अनुपस्थित भी होगी, किसी के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, किसी में सिलिका की बनी होती है, किसी में काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं इनकी कोशिका के बारे में। तो जितने भी जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, अब इसका मतलब क्या हो गया? जो भी कोशिकांग किसी झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन होती है, इंग्लिश में हम इनको बोल देते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, ये सब पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम भी इनके अंदर होता है। हाँ, राइबोसोम कैसा होता है इनके अंदर? इनका जो राइबोसोम होता है ये 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। हमारे अंदर भी 80S प्रकार का होता है। मोनेरा पड़ा था, उनमें 70S प्रकार का था। कंप्लीट है। इनके अलावा लाइसोसोम है, अंतःपर्दवी जालिका है, गोल्जी काय है, वो सब के सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इनके अलावा क्या होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती है, इनकी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं पर धागेनुमा संरचना होती है, बड़े आकार की होती है। तो अगर जो बड़े आकार की होती है उसको हम कहते हैं कसाब, ठीक है, कसाब होता है। और इसको इंग्लिश में हम कह देते हैं फ्लैजिला। और बहुत सारी धागेनुमा संरचनाएं भी पाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी धागेनुमा संरचनाएं भी होती है जिनको हम कहते हैं पक्षमाभ। किसी के अंदर, सब में ऐसा नहीं होगा, किसी में पक्षमाभ हो जाएंगे, किसी में काशाभ हो जाएंगे। पक्षमाभ या इनको हम बोल देते हैं सीलिया। तो सीलिया हो सकते हैं या फ्लैजिला हो सकते हैं। अब देखो इसमें कंफ्यूज करते हैं कभी कभी बच्चों को कि जो आकार में बड़े हैं वो काशाभ है या पक्षमाभ है। तो आप इसको एक वर्ड याद रख लें, एक, जो एक ही पाया जा रहा है वो काशाभ है, ठीक है। और जो है क्या, फ्लैजिला। और जो बहुत सारे हैं, यानी एक वर्ड बोल देंगे हम पोली, पोली यानी मैनी, बहुत सारे। जैसे आप पोलीमर हम कहते हैं, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और पोली के अंदर हम पाया आ रहा है, इसका मतलब पक्षमाभ है। ये पोली होते हैं, बहुत सारे होंगे पक्षमाभ। अकेला है तो कशाब, एक या दो हो सकते हैं, कम संख्या में है। कंप्लीट है, ओके। इनके अलावा इनमें गोल्जी का, अंतःपर्दवी जालिका, इनके बारे में आपको बता दिया, ये सब पाई जाएगी। अब ये तो हो गया इनकी कोशिका के बारे में। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, इनका आवास कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये जलीय हो सकते हैं,
ठीक है, जलीय होते हैं यानी समंदर के अंदर भी पाए जा सकते हैं ये, और जो नदी तालाब है उनमें भी। इनके अलावा कुछ इनके अंदर स्थलीय भी होते हैं, ठीक है, कुछ स्थलीय भी इनके अंदर हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आगे जो हमारे पास होगा ट्रिप्नोसोमा, वो सब क्या है, स्थलीय भी हो सकते हैं। तो जलीय अथवा स्थलीय प्रकाश दोनों प्रकार का आवास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें पोषण कैसे होता है। तो पोषण में इनमें पोषण होता है ना, तो कुछ इनमें स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और कुछ होंगे विषमपोषी, यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। अब विषमपोषी में भी कैसे हो सकते हैं, ये परजीवी हो सकते हैं, ठीक है, परभक्षी हो सकते हैं, या मृतोपजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ये स्वपोषी, स्वपोषी को हम बोल देते हैं ऑटोट्रोफस, यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं ये, या ये हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, कुछ इनके अंदर हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। देखो मैं इनके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, परजीवी एक वर्ड है हमारे पास, दूसरा वर्ड है परभक्षी, और तीसरा है मृतोपजीवी। तो स्वपोषी विषमपोषी के आधार पर ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में जान लें। परजीवी, दूसरा नाम हम इसको कह देंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, दूसरे जंतुओं पर रहता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है, लेकिन उनको मारता नहीं है, उनको मारकर खाता नहीं है। परभक्षी, देखो नाम आ रहा ना, भक्षण, ये पूरा का पूरा उनको मार देगा। जैसे मान लो हिरण है, ये शेर को खाता है, तो ये परभक्षी होता है, परजीवी नहीं है। हमारे जो बाल है उसमें जुएं पड़ गई है, ये परजीवी है हमारी, ठीक है। तो परभक्षी एकदम उसको मार के खा जाता है, जिसको हम कह देते हैं प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स। और नेक्स्ट होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होती है, सड़ी गली चीज़ें हैं, जैसे नष्ट होती हुई कोई चीज़ें हैं, लकड़ी है, पत्तियां हैं, या डेड बॉडी है, तो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इनको हम बोल देंगे सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट इनको कह देंगे। तो ये हो गया इनका पोषण। इनके बाद में हम जान लेते हैं कि इनमें श्वसन कैसे होता है, इनके अंदर जो प्रजनन है, इनके पोषण के बारे में देख लिया, इनके आवास के बारे में देख लिया। अब हम जान लेते हैं कि इनमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होगा। तो श्वसन आपको पता है एक कोशिकीय जीव है, तो कोई श्वसन के अंग इसके अंदर होंगे नहीं। तो ये क्या करेगा, जो अपनी सतह है, शरीर की सतह है, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे सामान्य विसरण प्रक्रिया, ठीक है, यानी हम बोल देंगे सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये क्या करता है, विसरण करता है। अब डिफ्यूजन कैसे कहते हैं, किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वो हो जाएगा उसका विसरण। तो यहाँ ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, तो इस प्रकार श्वसन करेगा। इनके अलावा इनमें जो श्वसन होता है, तो आपको पता है श्वसन के अंदर एक होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना ग्लूकोज, उसका अपघटन किया जाता है। इसको हम बोल देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसके दौरान इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी का नाम भी यही है, उसके अंदर इनमें एटीपी का निर्माण होता है, यानी इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ये हो गया इनके श्वसन के बारे में। नेक्स्ट जान लेते हैं हम इनके गति के बारे में, यानी इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है, लोकोमोशन, गति कैसे होती है। तो आपको पता है मैंने इसमें बताया था कि इनमें किसी में पाए जाते हैं पक्षमाभ, यानी शीलिया पाए जाते हैं, यानी जो कोशिका है उसमें बहुत सारी बाल जैसी संरचनाएं होती है, पोली पक्षमाभ हम बता दिया था। इनके अलावा इनमें पाए जाते हैं कसाब, किसी के अंदर, यानी एक बाल जैसी संरचना होती है, जिनको हम बोल देते हैं फ्लैजिला। तो सीलिया है या फ्लैजिला है, उनसे गति कर सकते हैं, या किसी के अंदर इनमें अमीबीय गति पाई जाती है, अमीबीय गति होती है। तो हमने इनकी गति के बारे में भी जान लिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि इनमें जो प्रजनन होता है ये कैसे होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए इनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें हमें देखने को मिल जाता है, जिन्हें हम कहते हैं अलैंगिक जनन, इनके अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इनके अंदर देखने को मिलता है, और कुछ होते हैं उनमें लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है, यानी कुछ में नहीं, सभी के अंदर लैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा इनमें,
और अलैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा, जिसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमें इनमें देखने को मिल जाता है। अब अलैंगिक जनन में कौन कौन सा हो जाएगा? तो अलैंगिक जनन में इनमें होता है द्विखंडन। द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब हो गया कि इनकी जो कोशिका होती है ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं द्विखंडन, या हम उसको बोल देते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये इनमें वो देखने को मिलती है। इनके अलावा इनमें किसी के अंदर मुकुलन भी होता है, यानी बडिंग होती है, ये भी हमें देखने को मिलती है। मुकुलन का मतलब क्या हो गया? कोशिका है उस पर छोटा सा एक उभार बनता है, ये उभार लगातार वृद्धि करता रहेगा और फिर वृद्धि करते करते इतना बड़ा हो जाएगा कि अपनी कोशिका से सेपरेट होकर नया जंतु बना लेगा। ये है इसके अंदर मुकुलन। इनके अलावा इनके अंदर स्पोर होता ना, यानी बीजाणु, ठीक है, बीजाणु निर्माण, बीजाणु का निर्माण भी इसके अंदर होता है, जिनको हम बोल देते हैं स्पोर का फॉर्मेशन भी इनके अंदर होता है। तो तीनों प्रकार की हमें चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। अब जो द्विखंडन होता है यानी विभक्त हो रहा है, ये तीन प्रकार का हम इनको बोल देते हैं, सॉरी चार प्रकार का काउंट कर लेते हैं। पहला हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनियमित। अनियमित, अनियमित का मतलब जैसे अमीबा है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, अमीबा इसी के अंदर आता है प्रोटोजोआ में, उसका आकार निश्चित होता नहीं होता, वो कहीं से भी दो भागों में विभक्त हो सकता है किसी भी तल से, तो उसको हम बोल देते हैं अनियमित होता है उसके अंदर। तो अनियमित का उदाहरण कौन हो गया? अमीबा हो गया, ठीक है। इनके अलावा किसी के अंदर क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत, लंबवत का मतलब क्या हो गया? जैसे हम पढ़ेंगे आगे, पैरामीशियम होता है, उसकी संरचना, सॉरी पैरामीशियम नहीं, युगलिना, युगलिना की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो ये ऊपर से नीचे दो भागों में ऐसे बटेगा, यानी एक ऐसे बन गया, एक दूसरा ऐसे बटेगा, फिर ये इसके बाद में दो संतति ऐसे बन जाती है इसकी। तो ऊपर से नीचे विभक्त हो रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं इनमें लंबवत होता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया युगलिना, युगलिना में होता है। किसी के अंदर क्या होता है, ठीक है, किसी के अंदर इस तरह विभक्त होगा, जैसे ये कोशिका है और ये ए से डिवाइड हो जाएगी और ये दो संतति कोशिका बना लेगी ऐसे, ठीक है। और उनको हम बोल देते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ की भी इनके अंदर होगा। और जो अनुप्रस्थ होता है वो होता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में कंप्लीट है। चौथा टाइप का मैंने आपको बोला था, तो वो चौथा टाइप अलग कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको साथ में मिलाकर बढ़ा देता हूँ, उसको हम कह देते हैं बहुखंडन, ठीक है, यानी मल्टीपल फिशन। इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिशन हो जाता है। अब इसमें क्या होती है, जो कोशिका है ये बहुत सारे संतति कोशिका में बढ़ जाती है। और मल्टीपल फिशन किस में देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिटाकर, ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है, उसमें देखने को मिलेगा। बीजाणु है उसका निर्माण होता है स्लाइम मोल्ड्स, हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स में। तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है? बीजाणु है, स्पोर है, उनका निर्माण होगा। इस प्रकार इनमें अलग अलग प्रकार का लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और फिर लैंगिक जनन कैसे होता है, चले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम इनमें जो लैंगिक जनन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनमें आइसोगेमी भी हो सकता है, ठीक है, आइसोगेमी हो सकता है और एन आइसोगेमी भी हो सकता है। एन आइसोगेमी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं समयुग्मकी भी ये हो सकते हैं और कोई विषम युग्मकी भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जब दो युग्मक बनते हैं, आपको पता है लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दो युग्मक जुड़ते हैं, तो जब दो युग्मक जुड़ रहे हैं तो ये दोनों युग्मक अगर आकार में समान है, संरचना में भी समान है, हम इसको पहचान नहीं सकते कौन सा नर है कौन सा मादा है, तो ये कहलाएगा समयुग्मकी। विषम युग्मक किसे कह देते हैं? एक आकार में छोटा है और एक आकार में बड़ा है, छोटा उसको नर कह देंगे, एक मादा कह देंगे, तो ये हो गया हमारे पास विषम युग्मकी। तो इनमें दोनों प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, इनके जीवन चक्र में ना दो प्रकार की प्रावस्थाएं चलती है, ठीक है। एक तो इनके अंदर कहलाता है युग्मनजी अर्धसूत्रण, ठीक है, युग्मनजी अर्धसूत्रण, जिसको हम बोल देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और दूसरा इसमें कहलाता है युग्मकी अर्धसूत्रण,
ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं गेमेट मियोसिस। अब देखो ये क्या चीज़ है, हमारे पास जैसे मैं इनको एग्जांपल ले लेता हूँ, ये युग्मक नहीं समझो इसको, मान लो प्रोटिस्टा है ये दो, ये हमारे पास जैसे दो प्रोटिस्टा है और जो ये दोनों के मेन बॉडी है ये अगुणित है मेन बॉडी इनकी। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये हेप्लोइड है, एन अवस्था में है। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इनसे दो युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, दो युग्मक बन जाते हैं, दोनों एन अवस्था में रहते हैं। फिर ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ते हैं और 2n कोशिका बना लेते हैं। इस 2n कोशिका को हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। फिर इस कोशिका में विभाजन होगा। अब कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी हम बोल देते हैं इनमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इससे ये क्या करते हैं, 4 कोशिकाएं बनाते हैं, ये सब के सब एन अवस्था में रहेगी। फिर इनसे संतति बन जाएगी। तो देखो मेन पेरेंट्स कैसे थे, एन थे, इनसे फिर संतति बनेगी, ये भी एन है, तो अगुणित से अगुणित संतति उत्पन्न हो गई। ये तो ऐसी स्थिति होती है तो हम बोल देंगे युग्मनजी अर्धसूत्रण होता है। अगर ये 2n अवस्था में है, मेन बॉडी है, मेन जो पादप है इनका या प्रोटिस्टा जो मेन है इनका जंतु है या पादप, दोनों ही के अंदर आते हैं, ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए इनमें क्या होता है, पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा इनमें। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये 2 कोशिकाएं बना लेते हैं ऐसे एन अवस्था में, ये भी एन अवस्था में। फिर इनकी ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और ये बना लेते हैं 2n अवस्था में युग्मनज। फिर इसी युग्मनज से संतति बन जाएगी। तो देखो मेन पादप इनके जो थे ना या जंतु थे वो 2n अवस्था में है, तो संतति भी इनकी 2n अवस्था में है, तो ऐसा कहलाएगा युग्मकी अर्धसूत्रण। युग्मक का निर्माण के लिए अर्धसूत्रण हो रहा है, युग्मनज या सूत्रण के लिए क्या कर देंगे हम, युग्मनज के निर्माण के बाद में अर्धसूत्रण होता है। कंप्लीट है, तो ये 2 प्रकार का इनमें। ओके, तो हम अब जान लेते हैं कि जो जगत प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है उसको हम कहते हैं क्राइशोफाइटा। ठीक है, क्राइशोफाइटा। क्राइशोफाइटा है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कहलाता है डाइनोफ्लेजिलेटा। डाइनोफ्लेजिलेटा। ठीक है, इसका इंग्लिश का नाम भी यही है, डाइनोफ्लेजिलेटा। तीसरा इसके अंदर आता है, उनको हम कहते हैं युग्लिनोइड। युग्लिनोइड। ठीक है, इनको हम ऐसे लिख देते हैं युग्लिनोइड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे, उनको हम कहते हैं औपंक कवक। औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। और फिर उनके अंदर हम पढ़ेंगे, उनको कह देंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये नाम है इंग्लिश का भी इनका। तो 5 इनको ग्रुप में बांटा गया है। कंप्लीट है। तो देखिए इनमें याद रखना है कि ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों ये होते हैं स्वपोषी। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, इनको हम बोल देते हैं, ये दोनों के दोनों होते हैं ऑटोट्रोपिक। ठीक है, इनके अलावा फिर युग्लिनोइड होता है ना, ये दोनों प्रकार का हो सकता है, ये स्वपोषी भी होता है। ठीक है, और ये विषमपोषी भी हो सकता है। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है ये, यानी हम बोल देंगे ये ऑटोट्रोफिक तो हो सकता है। ठीक है, अगर इसको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये दूसरे का भक्षण करने लग जाएगा, यानी हम बोल देंगे ये हेटेरोट्रोफिक हो जाएगा। कंप्लीट है। स्लाइम मोल्ड्स होता है, ये क्या होता है, ये मृतोपजीवी होता है। ये कैसा है, मृतोपजीवी, यानी हम बोल देते हैं ये होता है शेप्रोफाइट। कंप्लीट है। और फिर प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये तो नाम से पता चल रहा है ये कैसे होंगे, विषमपोषी होंगे, यानी हेटेरोट्रोफिक होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हम उनको अलग अलग रूप में बांट देंगे। अब हम इन सभी के बारे में एक एक डिटेल से स्टडी करेंगे।